अ वेरी गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। आज मैं आप लोगों के लिए अकाउंट्स की वीडियो लेकर आया हूं, जहां हम लोग चैप्टर 6 को शुरू करेंगे। जिन्होंने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं क्लास 11th में, जहां मैंने पूरा चैप्टर 1 to 5 कराया हुआ है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 6 अकाउंटिंग प्रोसीजर, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। और ये चैप्टर आपका बेस है, इसी के अकॉर्डिंग आपका जर्नल एंट्री, लेजर और सारी चीजें बनेंगी। तो ये आपका बेस है जो आपको बहुत ध्यान से समझना है। इसमें ना सिर्फ हम लोग डेबिट क्रेडिट के रूल्स पढ़ेंगे, बल्कि टी शेप अकाउंट भी देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम लोग दो अप्रोचेस के बारे में पढ़ेंगे। एक ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। आजकल वैसे ज्यादातर जगहों पे मॉडर्न अप्रोच ही यूज हो रहा है, लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच अगर आपने नहीं सीखा तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम्स होगी, क्योंकि ट्रेडिशनल अप्रोच बहुत इजी है। हल्ला मत करेंगे आप लोग, वीडियो बन रहा है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ट्रेडिशनल अप्रोच। पहले से नोट मत कर। ट्रेडिशनल अप्रोच में तीन अकाउंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। एक पर्सनल अकाउंट, एक रियल अकाउंट और एक नॉमिनल अकाउंट। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, ट्रेडिशनल अप्रोच में हम तीन अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में सिंपल है बहुत, नाम आएगा, नेम ऑफ पर्सन, जिसको हम कहेंगे नेचुरल। इसमें आएगा नेम ऑफ फर्म, जिसको हम कहेंगे आर्टिफिशियल। जैसे रोहन, मोहन, सोहन, एक्स, वाई, ये सब इंडिविजुअल पर्सन्स हैं, तो वो किस में आ जाएगा? नेचुरल में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? नेचुरल। फर्म, रिलायंस लिमिटेड, सैमसंग लिमिटेड, तो ये जिसमें लिमिटेड लिखाएगा वो किसका अकाउंट है? फर्म का अकाउंट, तो वो किस में आ जाएगा? आर्टिफिशियल। एक और है रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें आएगा आपका आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। और इसका बहुत सिंपल रूल है बच्चों, बहुत सिंपल। इसका सिंपल सा रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी जिसको मिलेगा वो डेबिट, जिसको मिलेगा वो क्रेडिट। हैप्पी इधर आ, जल्दी आ। जैसे अब देखिए यहाँ पे ये डस्टर मेरे हाथ में है, ये डस्टर मैंने रूपक सर ने हैप्पी को दिया। रिसीवर कौन है डस्टर का? हैप्पी। तो हैप्पी क्या हो जाएगा? डेबिट, क्योंकि रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर। और इस डस्टर को दिया किसने? मैंने, रूपक सर ने, तो मैं क्या हो जाऊंगा? क्रेडिट। गेट लॉस्ट। तो कहने का मतलब है जिसको मिलेगा वो डेबिट और जो देगा वो क्रेडिट। रोहन ने गुड्स को सोहन को दिया, रोहन गेव गुड्स टू सोहन, तो जो गुड्स है वो किसको मिला? सोहन को। कौन रिसीवर है? सोहन। तो सोहन क्या हो जाएगा? डेबिट। गुड्स दिया किसने? रोहन ने। गिवर कौन है? रोहन। तो रोहन क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो बहुत सिंपल रूल है, जहां पे भी नाम आ जाएगा आप ये देखिएगा कौन गिवर है और कौन रिसीवर है। जैसे मैरिज की अगर मैं बात करूं, शादी में जो ब्राइड होती है, जो वधु होती है, जो लड़की होती है, उसका कन्यादान पिता करता है, और वो लड़की अपने पिता के घर से अपने पति के घर में आती है। तो उस कन्या का रिसीवर कौन है?
पति यानी उसका ग्रूम, तो ग्रूम क्या हो जाएगा? डेबिट, बिकॉज वो रिसीव कर रहा है। और कन्या का दान किसने किया? उसके फादर ने, उसके पिता ने, तो गिवर कौन है? फादर, तो फादर क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो बहुत सिंपल रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर मैं आर्टिफिशियल की बात करूं, रिलायंस और एक ले लेते हैं टाटा। टाटा ने गुड्स की सप्लाई की रिलायंस को, रिसीवर कौन है? रिलायंस, तो रिलायंस क्या हो जाएगा? डेबिट। और गुड्स दिया किसने? टाटा ने, तो टाटा क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और रिप्रेजेंटेटिव, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, मैंने आपको बताया था। आउटस्टैंडिंग का मतलब आपने सर्विस ले लिया है लेकिन पेमेंट नहीं किया। जैसे आपके यहाँ पे वर्कर पिछले 3 महीने से काम कर रहा है, उसकी सैलरी है 2,000 रुपए, 3 महीने की सैलरी 2,000 इंटू 3, 6,000, लेकिन अभी तक आपने उसको पेमेंट नहीं किया, तो वो किस में आ जाएगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी। प्रीपेड, आपने बिना सर्विस लिए पहले ही पेमेंट कर दिया। जैसे उसी वर्कर की बात करते हैं, वर्कर ने अभी तक आपके यहाँ काम चालू नहीं किया लेकिन आपने उसको 6 महीने का सैलरी एडवांस में दे दिया, तो वो क्या कहलाएगा? प्रीपेड सैलरी। एक्रूड, एक्रूड मतलब आपने अर्न कर लिया पर आपको रिसीव नहीं हुआ। जैसे मेरी दुकान है, मैंने 50,000 का सेल्स कर लिया, मेरे कपड़ों की दुकान है, 50,000 की साड़ियां मैंने बेच दी लेकिन मुझे अभी तक उसका पैसा नहीं मिला, क्या कहलाएगा वो? एक्रूड इनकम। तो ये तीनों भी किस में आ जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। तो ये पर्सनल में 3 चीजें आती हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। सिंपल सा मतलब है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये रूल है पर्सनल अकाउंट का। अगला है रियल अकाउंट, ठीक है। रियल अकाउंट को यहां बता रहा हूं मैं। पर्सनल में बच्चों एक और भी आता है, मैं आपको बता दूं, कैपिटल और ड्राइंग्स। क्यों भाई? जो बिजनेस शुरू करता है जिस अमाउंट के साथ, उसको कैपिटल कहते हैं। और बिजनेस कोई पर्सन ही तो शुरू करता है। रोहन ने बिजनेस शुरू किया, मोहन ने बिजनेस शुरू किया, तो बिजनेस शुरू जिसको करते हैं उसको क्या कहते हैं? कैपिटल। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, रोहन स्टार्ट्स अ बिजनेस, ध्यान से समझना, रोहन ने बिजनेस शुरू किया, तो यहां पे उस कैपिटल का गिवर कौन है? रोहन, क्योंकि बिजनेस उसने शुरू किया, तो रोहन क्या हो जाएगा? क्रेडिट, बिकॉज रोहन ने बिजनेस को शुरू किया, तो पैसा जो इन्वेस्ट हो रहा है वो किसने किया है? रोहन ने। इसके अलावा ड्राइंग्स, बिजनेस से अपने यूज के लिए पैसे निकाल लेना। जैसे रोहन ने अपने बेटे के साइकिल के लिए बिजनेस से पैसे निकाल लिए, तो वो क्या कहलाएगा? ड्राइंग्स। तो पैसा रिसीव कौन कर रहा है? रोहन, यानी पैसे निकल गए, इसलिए ड्राइंग्स क्या हो जाता है? डेबिट। तो ये सब कुछ किस में आ जाएगा? पर्सनल अकाउंट। इसके बाद रियल, रियल में सारे एसेट्स आएंगे। क्या आएंगे? एसेट्स, कैश, बैंक, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब रियल अकाउंट में आएगा। कैश, बैंक, बिल्डिंग, फर्नीचर, गुडविल, व्हीकल, स्टॉक, मशीनरी, ये सब रियल अकाउंट में आएगा। कैश, बैंक, ये सब किस में आएगा? रियल अकाउंट। बिजनेस के जो भी एसेट्स है, मैंने आपको पहले भी बताया था, एसेट्स का मतलब जो बिजनेस को पैसे कमाने में मदद करे। जैसे मेरी ये कोचिंग है, तो इस कोचिंग में ये व्हाइट बोर्ड, ये एसी, ये कैमरा, ये मॉनिटर, ये सब कुछ मुझे पैसे कमाने में हेल्प करे। डेस्क बेंच, क्योंकि यहाँ पे बच्चे आ रहे हैं, बच्चों की सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी है, पढ़ाने के लिए व्हाइट बोर्ड है, एसी में बच्चों को कंफर्टेबल लग रहा है, तो ये सब कुछ मुझे बच्चों को पढ़ा के उनसे फीस लेने में हेल्प करता है। तो ये सब मेरे लिए क्या कहलाएगा? एसेट्स। एक बिजनेस का ऑफिस कहां रन होता है? उसके बिल्डिंग में, एसेट है। बिजनेस में फर्नीचर, जहां क्लाइंट आके बैठेगा या उसका ऑफिस का डेकोरेशन, एसेट है। स्टॉक, जिसको बेच के वो पैसे कमाएगा, एसेट है। फैक्ट्री में मशीन, जिसमें से माल को प्रोडक्शन करके वो पैसे कमाएगा। गुडविल,
गुडविल मतलब रेपुटेशन, बिजनेस का नाम, इज्जत। जैसे टाटा का बहुत रेपुटेशन है और वो छपरी हीरो रणवीर सिंह, उसकी रेपुटेशन उसकी हरकतों से बिल्कुल गिर चुकी है, जिसकी वजह से उसको कोई भी मूवीज अब नहीं मिलती है। तो कहने का मतलब है ये सब बिजनेस के लिए क्या है, एसेट्स है। तो इसका रूल बहुत सिंपल है बच्चों, इसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बहुत सिंपल है, जो अंदर आए वो डेबिट, जो बाहर आए वो क्रेडिट। अब आपको समझाता हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, किसी के पास पैसा है अभी, हाँ देना। और यहां खड़े रहो। हम्म, और मोबाइल देना अपना, दे। चलिए इधर देखिए, इधर आओ। जैसे समझ लीजिए, इधर खड़े रहना। जैसे ये मोबाइल फोन मान लीजिए मेरे लिए एसेट है, ठीक है। अब मान लीजिए, वैसे 200 रुपए का मोबाइल तो आता नहीं है, ये बस एग्जांपल के लिए आप समझिए। वैसे किसका ये अच्छा लग रहा है, देखिए किसका है ये, अच्छा ठीक है। मेरे पास ये 200 रुपए है, देखिए ये मेरे जेब में है, ठीक है, पकड़ो। अब ये एक शॉपकीपर है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये पैसा कैश एसेट में आएगा, यस और नो। अब ये पैसा मैंने इसको दिया और बदले में इसने ये फोन मुझे दिया, तो मेरे पास से कैश नाम का जो एसेट है वो बाहर चला गया और मोबाइल नाम का एसेट अंदर आ गया, मेरे पास आ गया। तो क्रेडिट क्या होगा, कैश, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और ये मोबाइल ये मेरे पास आया, मेरे अंदर आया, मतलब मेरे बॉडी के अंदर नहीं आया, मेरे पास आ गया, तो ये अंदर और रोकड़ा जेब से बाहर। तो मोबाइल हो जाएगा डेबिट और कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। जाओ एक और एग्जांपल देता हूं आपको, बॉटल देना वाला। सकीना आओ, अरे जल्दी आओ, पैसा देना रे। हाँ हाँ। अब जैसे मान लो, पकड़ो, ये स्टेशन में दुकान, हाँ ये स्टेशन में इसका एक दुकान है जहां पे पानी बॉटल एंड सब ये सब मिलता है। अब मुझे जाना है बाहर, ठीक है, तो मैंने ये 200 रुपए इसको देके बॉटल लिया, तो फिर से ये कैश मेरे जेब से बाहर और बॉटल मेरे अंदर, तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बॉटल मेरे पास आ रहा है तो बॉटल हो जाएगा डेबिट, बिकॉज वो मेरे पास आ रहा है अंदर। जाओ। तो बहुत सिंपल रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर मैंने अपने ऑफिस के लिए फर्नीचर लिया तो पैसा मेरे जेब से बाहर। मान लीजिए मैंने 50,000 का फर्नीचर लिया, लेकिन इस बार मैंने पेमेंट चेक से किया, तो पैसा मेरे बैंक से कटेगा, बैंक का पैसा चला जाएगा बाहर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और जो फर्नीचर है वो मेरे ऑफिस के अंदर, तो फर्नीचर डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर हो जाएगा डेबिट। तो इट्स वेरी सिंपल, जो अंदर आए वो डेबिट, जो बाहर जाए वो क्रेडिट। इसका उल्टा भी मैं कर सकता हूं, अगर मान लीजिए मैं कुछ सेल कर रहा हूं, मैंने अपने यहां का पुराना साइकिल बेच दिया, तो साइकिल बाहर, और जब मैं कुछ बेचूंगा तो पैसा अंदर, तो पैसा मेरे पास आ जाएगा, तब कैश हो जाएगा डेबिट, और जिसको मैंने बेच के बाहर कर दिया वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो बहुत सिंपल रूल है इन एसेट्स का, जब जब आप कुछ खरीदोगे तो ये एसेट्स आएंगे अंदर, तो ये सब डेबिट, और कैश यानी रोकड़ा हो जाएगा क्रेडिट या बैंक। और जब आप इनको सेल करोगे तो कैश अंदर आएगा, तब कैश हो जाएगा डेबिट, और ये सब बाहर चले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्लियर है? तो ये हो गया डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब तीसरा मैं बताऊंगा, नॉमिनल। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तुम में से कोई इसका फोटो लो जल्दी, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं नॉमिनल। नॉमिनल में सबसे इजी नॉमिनल अकाउंट है, इसमें ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस
आर डेबिटेड। मतलब जितने भी खर्चे हैं और जो भी नुकसान है वो क्या हो जाएगा, डेबिट। ऑल इनकम्स एंड गेन्स और प्रॉफिट्स क्रेडिट। सारे कमाई सारे प्रॉफिट हो जाएंगे क्रेडिट, और सारे खर्चे और नुकसान क्या हो जाएंगे, डेबिट। बहुत इजी रूल है। अब समझ लीजिए, फॉर एग्जांपल सैलरी पेड, चलिए पूरा लिख लेता हूं आप लोगों के लिए। सैलरी पेड, टेलीफोन बिल पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड। ये सब बिजनेस के लिए खर्चा है, यस और नो। कुछ भी आप पे कर रहे हो, बिजली का बिल पटा रहे हो, अपने वर्कर को सैलरी दे रहे हो, मजदूरों को वेजेस दे रहे हो। सैलरी और वेजेस में क्या डिफरेंस है? सैलरी ऑफिस के वर्कर्स को दिया जाता है जो थोड़े हाई पोस्ट में होते हैं, और वेजेस मजदूरों को दिया जाता है जो थोड़े लो पोस्ट में होते हैं, लेकिन दोनों ही आपके लिए एक्सपेंस है। तो ये सब बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस। और एक्सपेंस हमेशा क्या होगा, डेबिट। इसका मतलब कोई भी खर्चा हो वो हमेशा क्या होगा, डेबिट। सैलरी पे डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे डेबिट। जैसे लोन का इंटरेस्ट, अगर आप लोन लेते हो तो हर महीने आपको बैंक का इंटरेस्ट देना पड़ता है, वो भी डेबिट। आप अपने वर्कर्स को मजदूरी दे रहे हो, डेबिट। इलेक्ट्रिसिटी का बिल पटा रहे हो, डेबिट। ट्रांसपोर्टेशन, जिसको कहते हैं कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, ऑक्ट्रॉय और फ्राइट, ये सब माल भाड़े को कहते हैं। माल भाड़ा आप समझते हैं क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैंने एसी लिया 50,000 का, उसको घर तक लाने के लिए, अपने ऑफिस में इंस्टॉल करने के लिए मेरे को 1,000 रुपए ऑटो वाले को देना पड़ा। तो वो जो 1,000 रुपए मैंने माल भाड़ा चुकाया वो क्या कहलाएगा, कैरेज। ठीक है, इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों है, एक ही है, बस एक फर्क है। अगर परचेजर जो माल खरीद रहा है और वही माल भाड़ा चुका रहा है तो वो कैरेज इनवर्ड कहलाएगा। और अगर जिसने माल बेचा है, जैसे मैंने एसी जिस दुकान से लिया उसने माल भाड़ा चुकाया, तो वो कहलाएगा कैरेज आउटवर्ड। लेकिन दोनों है तो खर्चा ही, तो कैरेज इनवर्ड हो, कैरेज आउटवर्ड हो, ऑक्ट्राय हो, फ्राइट हो, ये सब ट्रांसपोर्टेशन को ही कहते हैं। तो ये सब एक्सपेंस है, तो जितने भी एक्सपेंस है हमेशा क्या होगा, डेबिट। समझ गए? एक और सबसे फेमस एक्सपेंस है परचेज। अगर मेरी मिठाई की दुकान है तो जो भी दूध, खोआ, काजू, बादाम, किशमिश जो भी मैंने खरीदा है, क्या मैं अपने लिए खरीद रहा हूं, इसको बेचने के लिए ला रहा हूं। इससे मिठाई बनाऊंगा, खीर बनाऊंगा, या जो भी चीजें बना के बेचूंगा। मतलब जो भी रॉ मटेरियल आप अपने दुकान के लिए खरीदते हो वो परचेज है। जैसे कपड़ों की दुकान है तो जितना भी कपड़ा वो अपने दुकान के लिए ले रहा है बेचने के लिए, वो क्या है, परचेज। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है तो जो भी, जैसे जेठालाल की इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में सब मिलता है, आपका फ्रिज, एसी सब, तो वो उसके लिए क्या है, परचेज। तो परचेज बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, क्योंकि अभी वो खरीद रहा है, बाद में बेचेगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल चाट 12 आना, हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये चाहत अग्रवाल है और इसने, इसका पोल्ट्री फार्म है, मुर्गे का धंधा है इसका। तो ये चांपा से मुर्गा लाता है और कोरबा में उसको बेचता है। तो जितने भी मुर्गे चांपा से खरीद रहा है वो क्या करेगा, उसको बेचेगा, तो वो उसके लिए क्या कहलाएगा, परचेज। और जो भी अंडे खरीदेगा, चलो बैठो। तो कहने का मतलब है जो भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस होगा वो क्या कहलाएगा, डेबिट। इसके अलावा लॉस, बिजनेस के लिए लॉस भी तो हो सकता है। जैसे ये सब एक्सपेंस था, ध्यान रखिएगा। अब मैं बात करूंगा लॉसेस की। जैसे लॉस बाई फायर, लॉस बाई थेफ्ट, चोरी, बैड डेप्ट्स, ये सब बिजनेस के लिए नुकसान है।
और नुकसान भी हमेशा क्या होता है, डेबिट। जैसे मान लीजिए दुकान में आग लग गई, आग लगने से मेरा 2-3 लाख का माल जल गया, नुकसान है। क्योंकि नुकसान है, सारे लॉसेस क्या हो जाएंगे, डेबिट। आप देख सकते हैं मैंने डेबिट लिखा हुआ, ठीक है। लॉस बाय थेफ्ट, कोई आदमी मेरे दुकान से 5 लाख का माल चोरी करके ले गया, वो मेरे लिए नुकसान है, तो डेबिट। इसके बाद बैड डेब्ट्स, ये बैड डेब्ट्स क्या होता है, अब ये समझाना पड़ेगा। अभिषेक बाहर है ना। जैसे ये अभिषेक अग्रवाल है, ठीक है, इसकी सेल्स की दुकान है, घर संसार एंड ऑल। मैं इसकी दुकान से, ठीक है, मैंने इसकी दुकान से 10,000 का सामान लिया अपने घर के डेकोरेशन के लिए, ये सामान वो सामान, और मैं कोरबा से, बल्लू आपकी जेल से फरार, मैं कोरबा से फरार हो गया और मैं इसका पैसा खा के भाग गया। कितने का सामान लिया था मैंने इससे, 10,000 का, तो 10,000 क्या कहलाएगा, बैड डेट। मतलब अगर जिसको आपने उधार में माल बेचा, जैसे उसने मुझे उधार में माल बेचा था और मैं बिना पैसे दिए भाग गया, क्या कहलाएगा वो, बैड डेट। तो ये बैड डेट भी बिजनेस के लिए क्या है, लॉस। तो ये सारे लॉसेस और एक्सपेंसेस हमेशा क्या होगा, डेबिट। अब मैं आता हूं इनकम्स, गेन्स और प्रॉफिट्स में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फोटो। अब हम बात करेंगे इनकम्स की। जैसे जो जो मैंने पेड लिखा था, अब सबकी जगह रिसीव लिख दूंगा। जैसे सैलरी रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, सैलरी, रेंट, कमीशन, ये सब रिसीव हो रहा है। और सेल्स, ये सब बिजनेस के लिए इनकम है, यस और नो। पेड नहीं, अब रिसीव हो रहा है। आपको सैलरी मिल रही है, आपने किसी को किराए में दिया था जगह, आपको वहां से रेंट मिल रहा है, आपको कमीशन मिल रहा है, और सेल्स। हर बिजनेस का कमाई क्या है, सेल्स। गाड़ी का शोरूम है, गाड़ी सेल करके पैसे कमाएगा। मिठाई का दुकान है, मिठाई सेल करके पैसे कमाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सेल करके पैसा कमाएगा। मतलब सेल करना ही बिजनेस का मेन इनकम है। तो सेल्स, कमीशन रिसीव्ड, सैलरी रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ये सब बिजनेस के लिए किस में आ जाएगा, इनकम में। और प्रॉफिट में क्या आएगा, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, ये प्रॉफिट है बिजनेस के लिए, ध्यान रखिएगा इसको। ये सब क्रेडिट होगा। प्रॉफिट, जैसे मान लीजिए मैं 4 साल बाद कोरबा आया और अभिषेक जिससे मैंने 10,000 का माल मैं लेके भाग गया था, मैंने उसको 7,000 रुपए दे दिया। अब आप सोचेंगे सर ये तो लॉस हो गया 3,000 का। इधर ध्यान दो, 10,000 का माल लेके आप भागे थे और आपने 7,000 दिया, ये नुकसान नहीं है बच्चों, ये प्रॉफिट है। क्योंकि हर बिजनेस में थोड़ा बहुत बैड डेब्ट होता ही है, और सालों पहले डूबा हुआ पैसा अगर मिलता है, भले कम मिले, तो वो नुकसान नहीं है, क्या है वो, प्रॉफिट। और वो किस में आ जाएगा, क्रेडिट। फिर इसके बाद एक बच्चे ने भी मुझसे पूछा, आइए बाहर आइए, अरे आना बाहर। ये हमारा जिम बॉय मयूक, इसने भी मुझसे पूछा चैरिटी, सैंपल, ये सब क्या होता है, ये किस में आएगा। मेरी बात को समझना। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी घड़ी बनाने की फैक्ट्री है, ठीक है, और मैं एक बहुत बढ़िया ब्रांड का घड़ी बेच रहा हूं, ठीक है, XYZ लिमिटेड करके। अब मैं उसको मार्केट में उतारने से पहले कुछ फीडबैक लेना चाहता हूं, तो मैंने कुछ घड़ियां एज फ्री सैंपल इसको दे दी। मैंने बोला इस घड़ियों को यूज कर और मेरे को बता कि घड़ियां कैसा काम कर रही है। इसने 1 हफ्ते उन घड़ियों को यूज किया और फिर मुझे बताया कि घड़ियों का फीडबैक बहुत अच्छा है। तो मैंने उन घड़ियों को सिर्फ बेचा नहीं था, बात नहीं, मैंने उन घड़ियों को ऐसा फ्री सैंपल दिया था। वो अलग बात है, वो सैंपल लेके भाग गया, लेकिन मैंने उनको फ्री सैंपल दिया था। तो ये मेरे लिए एक्सपेंस है कि नहीं, तो ये मेरे लिए एक्सपेंस है, क्या हो जाएगा, डेबिट। इसके बाद चैरिटी। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल हर बिजनेस कुछ दान पुण्य करता है, कुछ गरीबों में दान कर दिया, कुछ चैरिटी कर दिया, जिसको फिलैंथ्रोपी भी कहते हैं। तो ये भी बिजनेस के लिए खर्चा है, एक्सपेंस है, तो वो भी क्या हो जाएगा, डेबिट। इसका मतलब
सैंपल और चैरिटी, ये भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो ये भी क्या हो जाएगा, डेबिट। तो मैंने आपको नॉमिनल में भी बता दिया क्या डेबिट होता है और क्या क्रेडिट। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करके बताऊंगा क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट। अब इनको हमें आइडेंटिफाई करना है, ये जो दिए गए हैं, कि इसको किस में डालना है, रियल में, पर्सनल में या नॉमिनल में। बहुत इजी है। सबसे पहले हम लोग रियल को फिल करेंगे। रियल में मैंने क्या बोला था, जितने भी एसेट्स हैं वो सब आते हैं। इसमें से चेक कर लीजिए, कैश एसेट है, बैंक एसेट है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब जो आपका घर है, बिल्डिंग है, ऑफिस है। ये लीज का मतलब मैं आपको बता देता हूं, कई बच्चों को लीज और रेंट में फर्क नहीं पता, मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए एक लैंड है, बहुत महंगा लैंड है, लगभग 1,000 करोड़ रुपए का लैंड है। मेरे पास उतना पैसा नहीं है उस जमीन को खरीदने का। ठीक है, तो मैंने लीज पे ले लिया उस जमीन को। मैंने बोला अगले 20 साल के लिए लैंड मुझे लीज पे दे दो 200 करोड़ में। तो कहा 1,000 करोड़ रुपए में मुझे वो जमीन खरीदना पड़ता। अब 20 साल के लिए उस जमीन का टेम्पोररी ओनर मैं हो गया, और उस 20 साल के लिए उस जमीन पे मैं कुछ भी कर सकता हूं, फैक्ट्री डाल सकता हूं, होटल बना सकता हूं। 20 साल तक उस जमीन का मालिक मैं हूं। सोचिए अगर लीज वाली फैसिलिटी नहीं होती, मुझे 1,000 करोड़ रुपए लेके जमीन खरीदना पड़ता, लेकिन 20 साल तक अब वो जमीन मेरी है। मतलब 20 साल तक, इधर ध्यान दो, उस जमीन का ओनर मैं हूं। तो लीज होल्ड भी एसेट होता है, रियल। इसके बाद आपका प्लांट और मशीनरी एसेट है, और गुडविल, गुडविल भी आपका क्या है, एसेट यानी रेपुटेशन। तो इसको रियल में डाल दीजिए, कैश, बैंक, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, प्लांट एंड मशीनरी और गुडविल। चलिए ये तो हो गया रियल में। अब क्या करना है मुझे, पर्सनल। पर्सनल मैंने क्या बोला था, कोई भी नाम और किसी में अगर आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड या एक्रूड लिखा हो। तो चलिए देखते हैं, ये देखिए आउटस्टैंडिंग ये हो गया, एक्रूड ये हो गया पर्सनल, ड्राइंग्स पर्सनल, कैपिटल पर्सनल, बैंक लोन। बैंक लोन का मतलब होता है, इसको ओवरड्राफ्ट भी कहते हैं, और ओवरड्राफ्ट करंट अकाउंट में मिलता है। फिर मेरी बात को ध्यान से सुनना, बैंक लोन या बैंक ओवरड्राफ्ट उन्हीं को मिलता है जिनका करंट अकाउंट होता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यहां पे ओवरड्राफ्ट की बात कर रहा हूं मैं। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, जैसे मान लो मेरा बैंक में करंट अकाउंट है, ठीक है। यहां पे ध्यान देना, मैंने यहां पे होम लोन, कार लोन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पे बात कर रहा हूं बैंक ओवरड्राफ्ट की। मेरा करंट अकाउंट है बैंक में जिसमें 80,000 रुपए, पर मेरे को इमरजेंसी में 2 लाख रुपए निकालना है, तो मैं 2 लाख रुपए निकाल लिए। मेरा बैंक में जमा कितना था, 80,000, और मैंने निकाला 2 लाख। क्या सेविंग अकाउंट में पॉसिबल है, नहीं है। कितना एक्स्ट्रा निकाला मैंने, 120। तो ये 120 क्या कहलाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। और ये उन्हीं को मिलता है जिनका करंट अकाउंट होता है, और करंट अकाउंट या तो फर्म का होगा या ओनर का होगा, यानी वो किस में आ जाएगा, पर्सनल। तो ये भी आ जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट और प्रीपेड, ठीक है। तो ये सब किस में आ जाएगा, पर्सनल। तो सबसे पहले आउटस्टैंडिंग सैलरी, एक्रूड इंटरेस्ट, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स भी ओनर जो होता है वो अपने पर्सनल यूज के लिए निकालता है, और पर्सनल का मतलब ही हो जाएगा, पर्सनल में आ जाएगा वो। इसके बाद कैपिटल, इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, उसके बाद प्रीपेड रेंट, इसके बाद गुडविल, सॉरी गुडविल गलती से बोल दिया, प्रीपेड लास्ट, ओके। ये सब किस में आ गया, पर्सनल में, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्रूड या प्रीपेड होगा तो वो पर्सनल में ही आएगा।
इसके बाद नॉमिनल। नॉमिनल में क्या आता है, जितने भी इनकम है और जितने भी एक्सपेंसेस हैं। सबसे पहले सेल्स, इनकम है तो नॉमिनल। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड क्या होता है मैं ये आपको समझाता हूं, ठीक है। मान लीजिए मैं दुकान जाता हूं, मुझे एक टी शर्ट बहुत अच्छी लगती है, टी शर्ट का रेट है 500 रुपीज। दुकानदार ने मुझे 100 रुपीज का डिस्काउंट दिया, तो जो टी शर्ट 500 का था वो टी शर्ट मुझे कितने में मिल गया, 400। तो मेरे लिए वो 100 रुपए तो डिस्काउंट फायदा हो गया क्योंकि मैंने वो डिस्काउंट रिसीव किया। लेकिन जिस दुकानदार ने, जिस शॉपकीपर ने वो डिस्काउंट दिया, उसके लिए तो नुकसान हो गया क्योंकि उसने डिस्काउंट अलाउ किया। तो डिस्काउंट अगर हम दे रहे हैं तो वो लॉस है, लेकिन डिस्काउंट अगर हमको रिसीव हो रहा है तो वो हमारे लिए प्रॉफिट है। लेकिन है तो प्रॉफिट लॉस ही, इसलिए डिस्काउंट भी किसमें आ जाएगा, नॉमिनल। डिस्काउंट रिसीव्ड। इसका बैड डेप्ट, बैड डेप्ट इज अ लॉस, और जो भी लॉस और एक्सपेंस है और प्रॉफिट और इनकम है वो नॉमिनल में आएगा। इसके बाद परचेज, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। इसके बाद बैड डेप्ट रिकवर्ड, डूबा हुआ पैसा सालों के बाद अगर मिल रहा है, भले कम भी मिले तो भी वो फायदा है। बैड डेप्ट रिकवर्ड। इंटरेस्ट पेड, एक्सपेंस है, इंटरेस्ट पेड। कैरेज इनवर्ट, ट्रांसपोर्टेशन, तो ये आपका नॉमिनल। तो इस तरह से हमने देखा ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच में जो 3 अकाउंट्स होते हैं, रियल, पर्सनल और नॉमिनल, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न अप्रोच। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, कृष्णा पॉज कर। रुक जाओ, एक चीज और आपको बताना है बच्चों, मुझे ध्यान से सुनिएगा। बैंक को लेके बच्चे थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे बैंक को मैंने डाला है रियल में, बैंक को पर्सनल में क्यों डाल देते हैं कई बार, उसमें क्या रीजन है वो आप समझिएगा। जनरली जो बैंक अकाउंट होता है वो किसी पर्सन का होगा या किसी बिजनेस का होगा, या तो सेविंग अकाउंट होगा ओनर का, रोहन का, मोहन का, या फिर उसके फर्म का अकाउंट होगा, जैसे सैमसंग का अकाउंट, रिलायंस का अकाउंट, ठीक है, आपका टाटा का अकाउंट। तो इसीलिए कई बार बैंक को पर्सनल में भी डाला जाता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। अब कैश क्या, कैश तो गले में पड़ा हुआ है, वो किसका कैश है तो आइडिया नहीं है, तो कैश को जनरली रियल में ही रखते हैं। पर बैंक क्योंकि किसी ओनर का होता है या तो किसी फर्म का, और ओनर और पर्सनल का नाम अगर हो जाता है तो वो किस में आ जाता है, पर्सनल। तो अगर बैंक को पर्सनल में डाल दें तो भी वो गलत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न अप्रोच। अब हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडर्न अप्रोच के बारे में। मॉडर्न अप्रोच में 5 अकाउंट्स हैं, एसेट अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट और एक्सपेंस अकाउंट। सबसे पहले मैं बात करूंगा एसेट की। एसेट्स आप जानते हैं वही सब है जो मैंने पहले बताया है, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, कैश, ये सब आपके एसेट्स हैं। डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज, मतलब अगर एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, एसेट कम होगा तो क्रेडिट। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मैंने एक मशीनरी परचेज किया 50,000 रुपीज में। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने मशीनरी नाम का एसेट परचेज किया तो मेरा मशीनरी बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा। अगर मेरे गोडाउन में 4 सोफा रखे हुए हैं, मैंने एक सोफा और खरीद लिया, तो मेरा जो एसेट्स है, इधर ध्यान दीजिए आप लोग, मेरा जो फर्नीचर है पहले 4 था, मैंने कितने और खरीदे, 2, तो मेरे बढ़ के कितने हो गए, 6। यानी जब भी आप कुछ एसेट परचेज करते हो तो वो इंक्रीज होता है। तो मशीनरी मेरा क्या हो गया, परचेज किया तो इंक्रीज, और इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डेबिट।
तो मशीनरी क्या हो जाएगा? डेबिट। और मैंने 50,000 देकर वो मशीन खरीदा, तो मेरे गल्ले में जो कैश था, जो रोकड़ा था, वो चला गया, वो कम हो गया, क्योंकि मैंने उतने का मशीन ले लिया। मान लीजिए मेरे गल्ले में 2 लाख रुपीस था और मैंने उसमें से 50,000 का मशीन ले लिया, तो मेरे गल्ले में 2 लाख से 50,000 बढ़ जाएगा ना कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो कैश नाम का जो एसेट है वो क्या हो गया? डिक्रीज। और डिक्रीज होने से क्या होगा? क्रेडिट। तो ये मैंने आपको एसेट का रूल समझाया। जो एसेट आप खरीदते हैं वो बढ़ जाता है तो वो डेबिट, और जो कैश है वो बाहर चला जाता है उसको खरीदने के चक्कर में, तो आपका कैश कम हो जाता है, इसलिए वो क्या हो जाता है? क्रेडिट। ये एसेट का रूल है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, जो मशीन को मैंने परचेज किया था, अगर मैं उस मशीन को सेल कर दूं, तो मेरे पास जो मशीन नाम का एसेट है वो कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि मैंने बेच दिया। खरीदने से एसेट बढ़ता है, बेचने से कम होता है। तो मैंने बेच दिया, इधर ध्यान दो कृति। तो बेचने से मशीन नाम का एसेट क्या हो गया? डिक्रीज। और जो मैंने मशीन बेचा 20,000 में, तो मेरे पास उतने का कैश आ गया गल्ले में, तो कैश क्या हो गया? इंक्रीज। जो डिक्रीज होता है वो क्या होता है? क्रेडिट। तब मशीन हो जाएगा क्रेडिट और कैश हो जाएगा डेबिट। तो बहुत सिंपल रूल है एसेट का, बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। और हम ये देख रहे हैं कि जब जब हम कुछ खरीदते हैं तो जो खरीदते हैं वो डेबिट और कैश क्रेडिट, और जब कुछ सेल करते हैं तो कैश हो जाएगा डेबिट और जो सेल कर रहे हैं वो हो जाएगा क्रेडिट। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए एसेट्स का। अब हम लोग देखेंगे लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का क्या मतलब है बच्चों? हिंदी में इसको बोलते हैं देनदारी, सिंपल वर्ड्स में हम कहते हैं उधारी। मतलब अगर हमें फ्यूचर में, ध्यान से समझना मेरी बात को, मैंने ये पहले भी बताया है, आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं, अगर मुझे कुछ देना है, चाहे सर्विस हो, चाहे सामान हो, चाहे पैसा हो, तो वो लाइबिलिटी होगा। क्या होगा? लाइबिलिटी। 12 संस्कार, जल्दी आ। जैसे मान लीजिए इसकी दुकान है कपड़े की, ठीक है, इसको मैंने एडवांस में 70,000 रुपए दे दिया कि मेरे यहां 2 महीने बाद मेरी दीदी की शादी है, मेरे को कपड़े डिलीवर चाहिए। तो ये बोला आप मुझे अभी एडवांस दे दो, तो मैंने इसको 70,000 रुपए एडवांस दे दिया। तो अब एक बात मुझे बताइए, ये 70,000 रुपए इसके ऊपर लाइबिलिटी है? बिल्कुल है। क्यों? 2 महीने बाद इसे मुझे कपड़े देने हैं, तो इसे देना है कुछ, इसलिए वो उसके लिए क्या है? लाइबिलिटी। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है, जैसे इसको भी मुझे क्या देना है? कपड़े देने हैं, तो वो लाइबिलिटी है। दूसरा एग्जांपल अगर मैं दूं कि अगर हमें किसी ने मेरे यहां काम कर लिया, आजा बाहर, जैसे ये मेरे यहां पिछले 4 महीने से झाड़ू कतका कर रहे हैं, अब आप लोग से झाड़ू पोछा करवाऊंगा मैं, बहुत बात करते हो। अब इससे मैं अपने घर में झाड़ू पोछा करवा रहा हूं, इसके महीने की सैलरी है 1,000 रुपए, 4 महीने में इसकी सैलरी हो गई 4,000, लेकिन मैंने इसको अभी तक सैलरी नहीं दिया है, तो मेरे ऊपर वो लाइबिलिटी है, क्योंकि मुझे इसको वो पैसे देने हैं। तो मैं वही आपको समझा रहा हूं कि अगर आपको फ्यूचर में पैसे देने हैं, सामान देना है, तो वो सब क्या कहलाएगा? लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी में क्या क्या एग्जांपल आएगा? एक लोन, जैसे आपने बैंक से लोन लिया, तो आपको फ्यूचर में बैंक को पैसा वापस देना है, इसलिए वो क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी। कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्यों? क्योंकि आपके यहां कोई काम या सर्विस कर रहे लेकिन आपने उसको अभी तक पैसा नहीं दिया, तो आपको उसे पैसा देना है, तो वो भी लाइबिलिटी। इसके अलावा एडवांस रिसीव्ड, मतलब
आपने सामान की डिलीवरी दी नहीं, लेकिन पैसा आपने पहले ही एडवांस के तौर पे ले लिया, तो फ्यूचर में आपको सामान देना है। तो ये सब किस में आ जाएगा? लायबिलिटी। तो अगर लायबिलिटी बढ़ रहा है तो क्रेडिट, कम हो रहा है तो डेबिट। चलिए इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। लोन टेकन फ्रॉम रोहन 10,000। रोहन से 10,000 रुपीस का लोन लिया गया। तो मुझे एक बात बताइए, मेरी जो लायबिलिटी है वो कम हो रही है कि बढ़ रही है? बढ़ रही है, क्योंकि मैं लोन ले रहा हूं, तो मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है। तो क्रेडिट द इंक्रीज, तो जो लोन है वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट, क्योंकि मेरा लोन बढ़ रहा है। और डेबिट क्या हो जाएगा? कैश। क्यों? याद करिए, डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर मैं रोहन से लोन लेता हूं, ठीक है, 50,000 का, तो मेरे पास वो पैसा आ रहा है, और जो अंदर आए वो डेबिट। तो जब भी आप लोन लोगे, कैश डेबिट होगा, और अगर चेक से लोन लोगे तो क्या डेबिट होगा? बैंक। लेकिन जो लोन है वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट, क्योंकि आपका उधारी बढ़ रहा है। क्रेडिट द इंक्रीज। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं बच्चों, अगर मैं यहां पे लिख दूं लोन पेड, लोन वापस कर दिया 8,000, 10,000 का लोन लिया था, अब उसको वापस कर दे। तो मुझे एक बात बताओ, पहले 10,000 की उधारी थी, अब 8,000 की उधारी चुका दिया, उधारी कम हो गई कि बढ़ गई? कम हो गई। तो इस बार जो लोन है वो क्रेडिट नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा? डेबिट। क्यों? डेबिट द डिक्रीज, आपकी उधारी कम हो रही है। और कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। क्यों? क्योंकि आप किसी का लोन वापस कर रहे हो, तो आपके पास से पैसा जा रहा है, और जो बाहर जाए वो क्या होता है? क्रेडिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसको ऐसे समझिए, अगर मॉडर्न अप्रोच से समझना चाहते हैं, आप किसी को उधारी चुका रहे हैं, तो आपके पास जो रोकड़ा है, जो कैश है, वो कम हो रहा है। क्रेडिट द डिक्रीज। समझ गए? इसीलिए जब हम लोन लेते हैं तो हमारे पास रोकड़ा यानी कैश आ रहा है, तब वो डेबिट हो जाता है कैश, और उधारी बढ़ रहे से लोन हो जाता है क्रेडिट। और जब हम उसको चुका रहे हैं तो हमारा उधारी कम हो रहा है, इसलिए लोन डेबिट, क्योंकि लोन डिक्रीज हो गया। और कैश क्यों क्रेडिट? हमारा कैश कम हो रहा है। तो ये मैंने आपको समझा दिया लायबिलिटी। इसका आप सैलरी ले लीजिए। आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000, मतलब कोई वर्कर आपके यहां काम कर रहा है, लेकिन आपने अभी तक उसको सैलरी नहीं दी, तो आपकी उधारी बढ़ गई। तो आउटस्टैंडिंग, और उधारी बढ़ने से क्या होता है? क्रेडिट। तो ये मैंने आपको समझा दिया लायबिलिटी। अगर आप एडवांस लेते हैं किसी से, तो एडवांस रिसीव भी क्या हो जाएगा? क्रेडिट, क्योंकि आपने बिना सामान लिए, सामान दिए पैसे ले लिए। तो ये हो गया लायबिलिटी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम करेंगे, फोटो भेजते जाना ना ग्रुप में। अब हम लोग करेंगे कैपिटल। कैपिटल तो सबसे इजी है बच्चों। कैपिटल का मतलब क्या? बिजनेस स्टार्टेड। बिजनेस जब शुरू होता है उसको क्या कहते हैं? कैपिटल। और एक क्या होगा? मनी विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। कैपिटल में दो ही चीजें आएंगी बच्चों। एक, आपका कैपिटल जो है जब आप बिजनेस शुरू करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं कॉफी का शॉप खोल रहा हूं, कॉफी का कैफे, छोटा सा कैफे खोल रहा हूं। अब उस कैफे में जितने यूटेंसिल है, जितने बर्तन बर्तन है, वो भी मेरा कैपिटल है, वो दुकान भी मेरा कैपिटल है। मैंने अपने गल्ले में 8,000 कैश रखा हुआ है, और उस कॉफी के कैफे के नाम से मैंने अपना एक करंट अकाउंट भी ओपन किया है, उसमें कुछ 1,00,000 रुपए। तो वो सब मिलके मेरा क्या कहलाएगा? कैपिटल। मतलब जब आप बिजनेस शुरू करते हैं पैसे के साथ, सामान के साथ, और मैंने रॉ मटेरियल
कॉफी, चीनी, ये सब भी 50,000 का मंगवाया हुआ है, वो सब मेरे लिए क्या कहलाएगा? कैपिटल। तो कैपिटल को इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो कैपिटल अगर बढ़ता है क्रेडिट, कैपिटल अगर कम होता है तो डेबिट। अब मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों को मारूंगा पकड़ के बोल रहा हूं। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 40,000। अब मुझे एक बात बताइए आप लोग, 40,000 रुपए के साथ बिजनेस शुरू हुआ, तो क्या बिजनेस का कैपिटल कम हुआ? बिजनेस का कैपिटल, क्योंकि ये पैसा वो बिजनेस में डाल रहा है, तो बताइए कैपिटल बढ़ गया, क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और बिजनेस में पैसा डाल रहा है तो कैश भी बढ़ रहा है, यस और नो? तो कैश क्या हो जाएगा? डेबिट। क्यों? क्योंकि कैश एसेट है, और एसेट बढ़ने से क्या होता है? डेबिट। इसका मतलब जिसके साथ भी बिजनेस शुरू करेगा, कैश, बिल्डिंग, वो सब डेबिट हो जाएगा, और जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। मान लो क्वेश्चन में प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ? अब मुझे एक बात बताओ, 40,000 रुपए के साथ मैंने बिजनेस शुरू कर दी थी, यहां ध्यान दो, 40,000 रुपए के साथ मैंने धंधा चालू किया, साल के एंड में मेरे को 10,000 का प्रॉफिट हुआ, तो मेरा कैपिटल बढ़ जाएगा ना कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और वही अगर लॉस हो, लॉस होने से मेरा कैपिटल कम हो जाएगा, और कैपिटल कम होने से क्या होता है? डेबिट। इसी तरह अगर ड्राइंग्स करें, ओनर ने, जैसे मान लो जो ओनर है उसकी हार्डवेयर की शॉप है, पेंट, ताला, ये सब उसके यहां मिलता है। दिवाली में उसने अपने गोडाउन से 4 लाख का पेंट निकाला, बेचा नहीं, अपने घर में पेंट करवा दिया, तो पर्सनल यूज था। तो मुझे एक बात बताइए, उसका जो कैपिटल था वो 4 लाख बढ़ जाएगा ना 4 लाख कम हो जाएगा? कम हो जाएगा, और कम होने से कैपिटल क्या होता है? डेबिट। इसीलिए ड्राइंग्स हमेशा क्या होगा? डेबिट। अगर अपने बीवी के लिए ज्वेलरी लेने के लिए उसने 2 लाख रुपए निकाल दिया, तो क्या उससे कैपिटल बढ़ेगा? कैपिटल, तो वो 2 लाख के लिए भी क्या हो जाएगा? डेबिट। इसीलिए जब जब ओनर ड्राइंग करता है अपने पर्सनल यूज के लिए, वो क्या हो जाता है? डेबिट। समझ गए? तो ये मैंने आपको कैपिटल का भी बता दिया। और एक और भी आता है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। साल के बीच में बिजनेस में और पैसा डाल दिया, देख रहे हैं कि अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, और पैसा डाल दिया, तो इससे कैपिटल बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस में भी क्या हो जाएगा? क्रेडिट, क्योंकि कैपिटल बढ़ रहा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब अगला है रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब बिजनेस का इनकम। जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप का रेवेन्यू कहां से आएगा? इलेक्ट्रॉनिक्स माल बेच के। एक डेयरी शॉप का रेवेन्यू कहां से आएगा? स्वीट्स, मिल्क, ये सब सेल करके। एक स्टेशनरी शॉप का रेवेन्यू कहां से आएगा? कॉपी, पेंसिल, बुक सेल करके। एक थिएटर का रेवेन्यू कहां से आएगा? टिकट्स सेल करके। तो रेवेन्यू मतलब बिजनेस का प्रिंसिपल या मेन इनकम। अब रेवेन्यू में क्या लिखा है? डेबिट द डिक्रीज, क्रेडिट द, मतलब रेवेन्यू बढ़ेगा तो उसको क्रेडिट करना है, रेवेन्यू कम होगा तो उसको डेबिट करना है। रेवेन्यू कब कब बढ़ेगा बताइए? सेल्स करने से रेवेन्यू बढ़ेगा, यस और नो? डिस्काउंट रिसीव, अगर डिस्काउंट मिल रहा है ना? जैसे बिजनेस ने 40 लाख का माल परचेज किया, उसको 38 लाख में वो माल मिल गया, तो 2 लाख का डिस्काउंट मिला, तो उससे उसका रेवेन्यू इनकम बढ़ेगा कि नहीं? तो डिस्काउंट रिसीव्ड और सेल्स किसमें आ जाएगा? रेवेन्यू। तो जब जब सेल्स और डिस्काउंट रिसीव होगा तो क्या हो जाएगा? वो क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो इसमें और क्या क्या आएगा बच्चों सेल्स के अलावा? डिस्काउंट रिसीव्ड सेल्स, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, रेंट रिसीव्ड, सैलरी रिसीव्ड,
कमीशन रिसीव। तो ये सब में बिजनेस का रेवेन्यू जो है वो बढ़ेगा, तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। डेबिट कब होगा, अगर रेवेन्यू कम हो जाए, जैसे बैड डेब्ट्स, कोई पैसा बिना चुकाए भाग गया, नुकसान है, तो रेवेन्यू कम हो जाएगा। मान लो 40,000 का माल उधारी में बेचे, उसमें से एक आदमी 3,000 का पैसा बिना दिए भाग गया, तो जहां मेरे को 40,000 मिलना था, अब मेरे को कितना मिलेगा, 37। तो मेरा रेवेन्यू डिक्रीज हो गया, और डिक्रीज होने से क्या होगा, डेबिट। तो बैड डेब्ट क्या हो जाएगा, डेबिट। ये मैंने आपको रेवेन्यू का बता दिया। लास्ट, एक्सपेंस। एक्सपेंस मतलब खर्चे। खर्चे अगर बढ़ेंगे तो डेबिट, खर्चे कम होंगे तो क्रेडिट। खर्चे कब कब बढ़ेंगे, जो भी पेड होगा, सैलरी पेड, टेलीफोन बिल पेड, इलेक्ट्रिसिटी पेड, ये सब एक्सपेंस। एक और है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट समझते हो ना, जो टीवी में जो एड्स आते हैं, ये सब एक्सपेंस को बढ़ाते हैं, तो ये सब क्या हो जाएगा, डेबिट। एक्सपेंस कम कब होगा, अगर डिस्काउंट रिसीव हो। डिस्काउंट अगर रिसीव हो तो मेरा खर्चा कम होगा कि नहीं होगा। जहां मेरे को 1 लाख का माल मिलना था, दुकानदार ने बोला हम आपको 90,000 में दे देंगे, 10,000 का डिस्काउंट, तो जहां मेरा 1 लाख खर्चा होता, अब मेरा खर्चा कितना होगा, सिर्फ 90,000। तो मेरा एक्सपेंस कम हो गया, और एक्सपेंस कम होने से क्या होता है, क्रेडिट। तो डिस्काउंट रिसीव भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट। समझ गए, इससे एक्सपेंस मेरा कम हो जाएगा। सब्सिडी। सब्सिडी समझते हो, सरकार से मिलने वाली मदद। जो मेरे को 2 लाख की माल मिलने वाली थी, मैं गांव में माल बेचने वाला हूं, गवर्नमेंट ने मेरे को वो माल 195 में दे दिया, 5,000 की मुझे सब्सिडी मिली, तो मेरे खर्चे क्या हो गए, कम। तो जब जब खर्चा कम होगा, क्या हो जाएगा, वो क्रेडिट। समझ गए। और खर्चा बढ़ेगा, जैसे डिस्काउंट अलाउड, मैं किसी को डिस्काउंट दे रहा हूं, तो मेरा खर्चा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे मान लो 400 का टी शर्ट मैं किसी को 390 में दे रहा हूं, तो मेरा जो खर्चा है वो तो बढ़ गया। कहा मेरे को प्रॉफिट होता, लेकिन मेरे को 10 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना पड़ा, तो मेरे खर्चे बढ़ गए, तो एक्सपेंस में क्या आ जाएगा, वो डेबिट। तो इस तरह से मॉडर्न अप्रोच का भी A to Z मैंने आपको बता दिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका एक क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद हम करेंगे टी शेप, फिर ये चैप्टर हो जाएगा ओवर। स्टार्ट। चलिए, अब कृष्णा उसको बंद कर दे। मॉडर्न अप्रोच अब हम देखेंगे, और मॉडर्न अप्रोच में ये अकाउंट दिया गया है, इसमें हमें लिखना है सिर्फ डेबिट या क्रेडिट। चलिए शुरू करते हैं। बिल्डिंग। बिल्डिंग एसेट में आता है, और बिल्डिंग एसेट अगर एसेट है तो नॉर्मली वो क्या होता है, डेबिट। बिल्डिंग खरीद रहे हैं, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एसेट डेबिट। ठीक है। अगर याद रखिए एसेट्स के आगे कुछ लिखा नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा, मॉडर्न अप्रोच। फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर एसेट्स के आगे कुछ लिखा नहीं है, ऑटोमेटिकली एसेट्स क्या हो जाएगा, डेबिट। बिल्डिंग एसेट है, डेबिट। मशीनरी एसेट है, डेबिट। फर्नीचर एसेट है, डेबिट। गुडविल रेपुटेशन एसेट है, डेबिट। कोई भी एसेट उसके आगे कुछ अगर नहीं लिखा है तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, डेबिट। क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी। उधार मैंने आपको बोला था, जिससे आपने उधार में माल लिया है, आपको फ्यूचर में उसे पेमेंट देना है, तो क्रेडिटर लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी क्या होता है, क्रेडिट। कोई भी लाइबिलिटी हो, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बैंक लोन, तो जो भी उधारी है अगर उसके आगे कुछ नहीं लिखा है तो वो लाइबिलिटी कहला के क्या हो जाएगा, क्रेडिट। गुरमन, जो कि प्रॉपर राइटर है, प्रॉपर राइटर यानी कि ओनर, ओनर यानी कि कैपिटल, और कैपिटल ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, क्रेडिट। याद रखिएगा, कैपिटल नॉर्मली क्या हो जाता है, क्रेडिट। परचेज। परचेज एक्सपेंस है, आप सभी जानते हैं, और परचेज एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस होके हो जाएगा डेबिट। कैरेज इनवर्ड, माल भाड़ा, ये भी एक्सपेंस है, तो ये भी क्या हो जाएगा, डेबिट, एक्सपेंस।
कैश, कैश क्या है? एसेट, और एसेट ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? डेबिट। रेंट रिसीव्ड, ध्यान रखिए रेंट पेड नहीं है, रेंट रिसीव्ड है। रिसीव्ड मतलब रेवेन्यू, इनकम, और इनकम क्या होता है? क्रेडिट। नॉर्मली एक्सपेंस होता है डेबिट, और रेवेन्यू एंड इनकम क्या होता है? क्रेडिट। इंटरेस्ट पेबल, यहां पे बच्चों आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। पेबल और पेड, ध्यान दीजिए यहां पे, ये मैंने लिखा पेबल और ये मैंने लिखा पेड, दोनों में एक छोटा सा फर्क है। पेबल मतलब लाइबिलिटी, आपको पे करना है लेकिन अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया, और पेड मतलब एक्सपेंस, आपने पे कर दिया है, और पेबल लाइबिलिटी है तो क्रेडिट हो जाएगा, और एक्सपेंस आपने पे कर दिया है तो डेबिट। तो यहां पे इंटरेस्ट पेड नहीं है, पेबल है, पेमेंट करना है, इसका मतलब लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी क्या होता है? क्रेडिट। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब उधार, और बैंक लोन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। डेटर, डेटर होता है एसेट। अब डेटर एसेट क्यों होता है बच्चों? आपने उधार में इन्हें माल बेचा है, कल को आपको इनसे पैसे लेने हैं, और मैंने बोला है कुछ अगर लेना है तो एसेट, कुछ अगर देना है तो लाइबिलिटी। तो डेटर से आपको पैसे लेने हैं, इसका मतलब ये एसेट है, और एसेट क्या हो जाता है? डेबिट। इसके बाद एक्रूड कमीशन, कुछ भी अगर एक्रूड है, एक्रूड इनकम, इसका मतलब आपने कमा लिया है लेकिन पैसे आपको मिले नहीं है, आपको फ्यूचर में पैसे लेने हैं। आपने माल बेचा 25,000 का, आपको अभी तक उसका पैसा नहीं मिला, एक्रूड इनकम, यानी फ्यूचर में आपको पैसे लेने हैं, और कुछ लेना है तो वो क्या कहलाएगा? एसेट, और एसेट क्या होता है? डेबिट। इंटरेस्ट अर्न, ये भी एक्रूड है, आपने इंटरेस्ट कमा लिया लेकिन आपको मिला नहीं, तो ये भी आपको फ्यूचर में लेना है, एसेट, डेबिट। इसके बाद एक सेल्स रिटर्न क्या होता है बच्चों? जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, नव्या आओ, अरे आओ ना, अरे आओ ना, एग्जाम्पल देना, इधर आओ, अरे जल्दी आओ। अच्छा समृद्धि तुम आओ, अरे आओ ना, बताओ यार, टीचर सामने बुला रहा है, तुम्हारे क्या इंप्रेशन, जल्दी आओ। चलो चलो समृद्धि तुम आओ, अरे आओ ना जल्दी। हम लोग तो कैमरे में आने के लिए पागल रहते हैं, लोग आना नहीं चाहते हैं वीडियो। चलो इधर आओ, खड़ी रहो यहाँ पे। हाँ, अब जैसे मान लो, पकड़ो, ये स्टेशनरी की इसकी शॉप है, इसने मुझे ये स्टेशनरी बेचा, इसने सेल किया, लेकिन जब मैं घर ले जाके देखा, इसमें आधे से आधा पेज गायब है, मतलब ये डिफेक्टेड था, तो मैंने इसको ये माल वापस किया, क्या कहलाएगा ये? सेल्स रिटर्न। मेरी बात समझिए, इसके लिए सेल्स रिटर्न, क्योंकि इसने माल बेचा था, ये दिख रही है वीडियो में, सीधे खड़े रहो, तो इसने मुझे ये बेचा था कॉपी, तो इसके लिए क्या है? वो सेल्स था, मेरे लिए क्या था? परचेज। अब कॉपी खराब होने के कारण मैंने इसको वापस कर दिया, तो इसके लिए सेल्स रिटर्न है क्योंकि इसने माल बेचा था। मेरे लिए क्या है? परचेज रिटर्न, क्योंकि मैंने माल खरीदा था। तो बताओ, इसका जो कमाई था वो कम हो गया, यस और नो? इसने बेच के कमाया था, लेकिन अब वो कॉपी वापस हो गया क्योंकि कॉपी में कुछ डिफेक्ट था, तो इसकी कमाई कम हो गई। एक बार साइड हो ना। तो सेल्स रिटर्न में रेवेन्यू क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, और डिक्रीज को क्या करना है? डेबिट। इसीलिए सेल्स रिटर्न हमेशा क्या होगा? डेबिट। और मेरे लिए परचेज रिटर्न था, मैंने खरीदा तो मेरा खर्चा बढ़ गया था, अब मैं वापस कर दिया तो मेरा एक्सपेंस कम हो गया, और एक्सपेंस कम होने से डिक्रीज होता है, क्रेडिट द डिक्रीज। तो परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होगा, और सेल्स रिटर्न हमेशा क्या होगा? डेबिट। फिर रिपीट कर रहा हूं, सेल्स रिटर्न यानी जिस दुकानदार ने माल बेचा था उसको वो माल वापस हो गया क्योंकि उसमें कुछ डिफेक्ट्स थे, तो जो कमाई थी सेलर की वो कम हो गई, और रूल क्या कहता है? डेबिट द डिक्रीज। इसीलिए सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होगा, और जो खरीदने वाला था
वो वापस कर दिया, तो उसके जो खर्चे थे वो कम हो गए। और एक्सपेंस अगर डिक्रीज होता है तो क्या होता है, क्रेडिट। इसलिए परचेज रिटर्न हमेशा होगा क्रेडिट और सेल्स रिटर्न होगा डेबिट। और सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ट क्यों कहते हैं? जब माल बेचा जाता है, माल बाहर चला जाता है, और वही माल वापस हो गया तो वापस अंदर आ जाता है। दुकानदार ने माल बेचा उसके दुकान से बाहर, लेकिन खराब होने के कारण वो वापस हो गया, तो माल वापस दुकान के अंदर। और इसीलिए सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ट। और परचेज, जब मैंने खरीदा था ये कॉपी तो मेरे घर के या बिजनेस के अंदर, और ये खराब होने के कारण मैंने वापस कर दिया, तो वापस मेरे बिजनेस से बाहर। इसलिए परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे टी शेप अकाउंट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम लोग करेंगे टी शेप, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। ये इस लेसन का लास्ट टॉपिक है। एनम चुप रही है। अब हम लोग इस लेसन का लास्ट टॉपिक करेंगे टी शेप अकाउंट। ध्यान से देखिए इधर, बात मत करो। टी शेप अकाउंट में कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना है, उसको मैं आपके लिए लिख देता हूं। सबसे पहले, अगर एसेट्स हैं, एसेट्स अगर है तो हमेशा याद रखना, डेबिट में इंक्रीज यानी प्लस, और क्रेडिट में डिक्रीज यानी माइनस। जो मॉडर्न अप्रोच अभी हमने पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था हमने? मॉडर्न अप्रोच में डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज, उसी को हमें फॉलो करना है। जब जब इंक्रीज होगा डेबिट में प्लस, जब जब डिक्रीज होगा क्रेडिट में माइनस। अगर एसेट्स हैं, एसेट्स में क्या क्या है आप लोग जानते ही हैं। कैश, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, मशीनरी को ही प्लांट भी कहते हैं, डेटर, ये सब आपके एसेट्स में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? एसेट्स में। तो याद रखिएगा, एसेट जब जब बढ़ेगा डेबिट में प्लस डाल के इंक्रीज, जब जब कम होगा क्रेडिट में माइनस डाल के डिक्रीज, एसेट्स। अब लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में उल्टा हो जाएगा। मतलब लाइबिलिटी में क्या होगा, जो मॉडर्न अप्रोच में आपने पढ़ा था, डेबिट क्रेडिट, क्या पढ़े थे लाइबिलिटी में? डेबिट द डिक्रीज, मतलब डेबिट में डिक्रीज माइनस, एंड क्रेडिट द इंक्रीज, क्रेडिट में इंक्रीज डाल के प्लस। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मॉडर्न अप्रोच के रूल्स को आपको लिखना है, बस समझ गए। और टी शेप अकाउंट का नियम यह कहता है, जो आने वाले पूरे समय में आपके काम आएगा, लेफ्ट में डेबिट, राइट में क्रेडिट, तभी इसको टी शेप कहते हैं। अब लाइबिलिटी में क्या क्या आता है? लाइबिलिटी में आता है आपका क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बिल्स पेबल, ये आपका आ जाता है लाइबिलिटी में। किस में आ जाता है? लाइबिलिटी में। लास्ट, कैपिटल। डेबिट हमेशा याद रखिएगा, राइट में लेफ्ट में डेबिट और राइट में क्रेडिट। मेन हमको यह ध्यान देना है कि कहां माइनस करना है, कहां प्लस। आपने कैपिटल का भी रूल पढ़ा है, क्रेडिट द इंक्रीज, यानी क्रेडिट में इंक्रीज प्लस, डेबिट में डिक्रीज माइनस। और कैपिटल में क्या आता है? प्रोपराइटर, प्रोपराइटर यानी कि ओनर, जो बिजनेस का ओनर है, ओनर। ड्राइंग्स,
प्रॉफिट लॉस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, ये आपके कैपिटल में आएंगे। ठीक है, अब हम इनके क्वेश्चंस करके देखेंगे कि टी शेप अकाउंट कैसे सॉल्व होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कुछ क्वेश्चंस करके हम टी शेप अकाउंट को समझते हैं। मैं कुछ 5 ट्रांजैक्शंस आपको लिख के बता दो, फिर बुक के क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, फर्नीचर परचेज्ड विथ कैश 40,000, फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश 25,000, additional furniture purchased for cash 10,000, furniture discarded for 3,000 cash, depreciation on furniture 2,000 रुपीज। ये 5 ट्रांजैक्शंस हैं और अब आपको फर्नीचर का टी शेप बनाना है। किसका टी शेप बनाना है? फर्नीचर का। चलिए बनाते हैं। फर्नीचर आप सभी जानते हैं एसेट में आता है, तो ये लिखा मैंने फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर किस में आता है? एसेट में। और एसेट में मैंने आपको लिख के दिया था, रूल तो आपको पता ही है, लेफ्ट में डेबिट राइट में क्रेडिट। और एसेट के मॉडर्न अप्रोच का रूल है डेबिट द इंक्रीज, मतलब डेबिट में इंक्रीज प्लस और क्रेडिट में डिक्रीज। इसका मतलब जब जब फर्नीचर बढ़ेगा डेबिट में, जब जब फर्नीचर कम होगा क्रेडिट में। चलो बताओ, फर्नीचर खरीदा है 40,000 का, फर्नीचर खरीदने से फर्नीचर बढ़ेगा ना कम होगा? बढ़ेगा। अगर मेरे घर में 10,000 का फर्नीचर है, मैंने 40,000 का और फर्नीचर ले लिया, मेरा फर्नीचर बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। कितना बढ़ा? तो कहां डालना है? डेबिट में, क्योंकि बढ़ गया, इंक्रीज। फर्नीचर का टी शेप बनाना तो फर्नीचर मत लिखना, क्या लिखना? कैश लिखना। जैसे इसमें क्या नियम लगता है, अगर आप लोग जैसे स्कूल की फीस देते हो, तो आपके घर में जब बजट बनता है कि स्कूल की फीस इतनी है, तब अपने कॉपी में अपना नाम लिखते हो कि स्कूल का नाम लिखते हो? स्कूल का, क्योंकि वो कॉपी तुम्हारा है। तो तुम किसका नाम लिखोगे? जिसको तुम पेमेंट कर रहे हो। स्कूल वाले जब तुमको रिसिप्ट देंगे तो क्या उसमें स्कूल का नाम रहेगा? उसमें किसका नाम रहेगा? तुम्हारा, क्योंकि रसीद बुक तो स्कूल का ही है। उनको ये देखना है कहां कहां से फीस आई है। तो मुझे ऑटोमेटिकली पता है ये टी शर्ट किसका है? फर्नीचर का। तो मुझे फर्नीचर नहीं लिखना है, उसके जगह दूसरा वाला लिखना है। समझ गए कि किससे फर्नीचर बढ़ा, किससे फर्नीचर कम हुआ? फर्नीचर कैश में कितना डाल दिया? 40,000। यहां पे अमाउंट लिख देना, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट 40,000। समझ गए? और आप चाहे तो डेबिट में 2 करके भी लिख सकते हो। आगे, फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश, फर्नीचर बेच दिया। फर्नीचर बेचने से फर्नीचर बढ़ा ना कम हो गया? कम हो गया। मैंने बोला है जब जब एसेट खरीदते हो इंक्रीज होता है, और जब जब बेचते हो सेल करते हो वो डिक्रीज। और डिक्रीज को कहां डालना है? क्रेडिट में। तो कैश कितना डाल दिए कैश में? 25,000। ठीक है, चलिए और क्लियरली लिखता हूं, डेबिट में प्लस
इंक्रीज, क्रेडिट में माइनस डिक्रीज, डिक्रीज। यहां पे लिख दो पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। चलिए पूरा प्रॉपर फॉर्मेट के साथ आगे। आगे क्या बोला है? एडिशनल फर्नीचर परचेज फॉर कैश। फिर से फर्नीचर खरीदा, खरीदने से बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कहां डालूंगा? डेबिट में। ये लिखा मैंने टू कैश। कितना? 10,000। अगला, फर्नीचर डिस्कार्डेड। डिस्कार्डेड का मतलब बेचना ही होता है। क्या होता है? फिर से फर्नीचर बेचा, फर्नीचर कम हो गया कि बढ़ गया? कम हो गया, डिक्रीज हो गया। डिक्रीज होगा तो क्रेडिट में डालेंगे कितना? 3,000। और यहां पे आप बाई करके लिख सकते हो, बाई कैश। डेबिट में टू करके लिखते हो, क्रेडिट में बाई करके। 3,000। इसके बाद डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू कितनी कम हो गई? 2,000। जब आप नई चीज खरीदते हो, समय बीतने के साथ उसकी वैल्यू कम होती है। कितनी कम हो गई फर्नीचर की वैल्यू? कम हो गई, डिक्रीज हो गई। कहां डालूंगा? तो बाई डेप्रीसिएशन अकाउंट। कितना? 2,000। खत्म। अब चेक करिए किस साइड का टोटल ज्यादा है। डेबिट का टोटल 40 और 10 50। लिख दिया 50। अब यहां पे बाई बैलेंस कैरी डाउन। क्या लिखोगे? कैरी डाउन, सीडी। 25 और 3, 28 और 2 30। 30 नहीं लिखना यहां पे। 30 को इससे क्या करना? 50 से 30 माइनस, कितना आ गया? 20। फिर यहां पे भी 50, यहां पे भी। और जो आपका बैलेंस सीडी है वो अगली बार क्या इधर देखो, बैलेंस बीडी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो सीडी इधर है तो बीडी टू बैलेंस बीडी। कितना? और बैलेंस सीडी को ही आंसर बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? इसका मतलब जिस साइड का टोटल ज्यादा है उसका लिख दीजिए टोटल, और जिस साइड का कम है उसका टोटल लिखिए मत, उसके टोटल को उससे अब माइनस करके जो लिखोगे उसको क्या लिखोगे? सीडी। पैर पीछे कर, कैरीड डाउन। फिर जो सीडी है वो अगले बार का क्या हो जाएगा? बीडी। और क्रिस क्रॉस, सीडी अगर क्रेडिट में है तो बीडी डेबिट में, और सीडी अगर डेबिट में होता तो बीडी क्रेडिट में। समझ गए? ये मैंने किसका टी शेप बनाया? फर्नीचर। अब इसी क्वेश्चन में मैं कैश का टी शेप बनाऊंगा। किसका? कैश का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, नहीं सेल्स नहीं लिखना है, बाई कैश ही लिखना है। सेल्स सिर्फ उसमें लिखना है जब गुड्स हो, बस तक। अब इसी क्वेश्चन में हम कैश का टी शेप बनाएंगे। किसका? तो ये लिखा मैंने कैश, डेबिट, क्रेडिट। डेबिट में कैश एसेट है, मॉडर्न अप्रोच। डेबिट में इंक्रीज प्लस, और क्रेडिट में डिक्रीज माइनस। पता है ना, ये सब लिख चुका हूं रूल अभी अभी। अब कैश का टी शेप बना तो कैश तो लिखूंगा नहीं, कैश की जगह क्या लिखूंगा? फर्नीचर। और यहां पे ध्यान देंगे कब कब कैश बढ़ेगा, कब कब कैश। कैश कब बढ़ता है? जब जब सेल होगा। जब भी आप कुछ माल बेचोगे तो कैश इंक्रीज होगा, और जब आप कुछ खरीदोगे कैश। आप जेब में 10 रुपए लेके गए, आपने कॉपी किताब दुकान से पेन लिया 10 रुपए का, तो पैसा आपका 10 रुपए बढ़ गया ना, कम हो गया? आपका 10 रुपए कम हो गया क्योंकि आपने परचेस किया। लेकिन जिस दुकानदार ने उस पेन को बेचा उसके पास 10 रुपए बढ़ गया। तो परचेज जब भी करेंगे एसेट्स बढ़ेगा जो परचेज हो रहा है, और कैश डिक्रीज होगा। और जब आप सेल करेंगे तब कैश इंक्रीज होगा और जो बेच रहे हैं वो डिक्रीज होगा। चलिए, फर्नीचर परचेज, कैश देकर फर्नीचर खरीदा।
कैश इंक्रीज होगा या डिक्रीज? डिक्रीज। तो क्या लिखूंगा? बाई परचे ए बाई कैश का बना रहा हूं तो क्या लिखूंगा? फर्नीचर। कितना? 40,000। इसके बाद फर्नीचर सोल्ड, फर्नीचर बेच दिया। बेचने से कैश क्या होगा? इंक्रीज। और इंक्रीज कहां डालोगे? डेबिट में। टू फर्नीचर। अरे मैंने पर्टिकुलर अमाउंट लिखना फिर से भूल गया। डेबिट प्लस इंक्रीज, क्रेडिट माइनस डिक्रीज, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। पहले वाले में फर्नीचर परचेज किया था तो कैश कम हो गया, कम हो गया मतलब क्रेडिट में। कैश का टी शेप बना तो नाम किसका लिखूंगा? फर्नीचर। कितना? 40। अगले वाले में फर्नीचर बेचा है तो टू फर्नीचर, बेचने से कैश बढ़ता है इसलिए डेबिट में इंक्रीज 25। अगले वाले में फिर से फर्नीचर खरीदा है, खरीदने से कैश कम हो जाएगा, डिक्रीज, तो फिर से इसी में आएगा बाई फर्नीचर 10,000। अगला फर्नीचर डिस्कार्डेड मतलब बेचा है, बेचने से कैश बढ़ेगा, इंक्रीज डेबिट टू फर्नीचर। कितना? 3,000। इसके बाद डेप्रिसिएशन, ये कैश में आएगा ही नहीं। डेप्रिसिएशन होने से फर्नीचर का वैल्यू कम हुआ, क्या उससे कैश अंदर बाहर हुआ? इसीलिए डेप्रिसिएशन फर्नीचर में तो आएगा पर कैश के टी शेप में नहीं आएगा। खत्म। इधर का टोटल ज्यादा है, 50 लिख दिए, 50 में से इसको क्या किए? माइनस करके क्या लिखते हैं? बैलेंस CD कैरी डाउन। 25 और 3 28, 28 को इससे क्या करेंगे? माइनस। कितना आएगा? 22। फिर यहां पे भी 50, यहां पे भी, और जो CD है वो अगली बार क्या बन जाएगा? बैलेंस। मैं बोला था ना ब्रॉड डाउन कैसे होगा, CD इधर है तो BD इधर, 22। ये बन गया कैश का टी शेप अकाउंट। चलिए अब हमें क्रेडिटर और डेटर का टी शेप बनाना है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, क्रेडिटर मतलब जिससे उधार में माल खरीदा गया, और क्रेडिटर क्या होता है? लायबिलिटी, क्योंकि आपको फ्यूचर में इसे पेमेंट करना है। डेटर जिसे उधार में क्रेडिट में माल बेचा गया और आपको फ्यूचर में इससे पैसा लेना है, तो डेटर क्या होता है? एसेट। तो मैं टी शेप बनाऊंगा, पहले मैं टी शेप बनाऊंगा राकेश का जो कि क्रेडिटर है, तो ये मैंने लिखा राकेश डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। राकेश कौन है? क्रेडिटर। और क्रेडिटर किस में आता है? लायबिलिटी। और लायबिलिटी का रूल आपको याद होगा, लायबिलिटी में क्रेडिट द इंक्रीज, यानी क्रेडिट में इंक्रीज प्लस, और डेबिट द डिक्रीज, यानी डेबिट में डिक्रीज माइनस। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले राकेश से उधारी में 50,000 का माल लिया। अब बताइए, उधार में सामान खरीद रहा है, उधारी बढ़ा ना कम हुआ? उधारी बढ़ गया। आप किसी दुकान में आके उधार में सामान लेते हैं, आपका उधारी बढ़ जाता है। तो उधारी बढ़ गई तो कहां डालना है? क्रेडिट में, क्योंकि इंक्रीज लिखा है। तो बाई, और गुड जब जब आएगा तब तब आपको परचेज लिखना है। क्या लिखना है?
परचेज, बाई परचेज अकाउंट, क्योंकि गुड्स बेचने के लिए ही लिया जाता है। कितना? 50,000। फिर रिपीट कर रहा हूं, राकेश क्रेडिटर मतलब उधारी। जब जब आप कुछ खरीदोगे उधार में, आपका उधारी बढ़ेगा। उधारी बढ़ने से क्रेडिट में, क्योंकि क्रेडिट में इंक्रीज। सिर्फ आपको मॉडर्न अप्रोच का रूल याद रखना है। आगे, गुड्स रिटर्न टू राकेश, माल में कुछ खराबी थी, डिफेक्ट था, तो हमने 5,000 का माल लौटा दिया। तो जहां मेरे ऊपर 50,000 की उधारी थी, अब मेरी उधारी 5,000 कम हो गई, क्योंकि मैंने 5,000 का माल रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया। तो मेरा उधारी कम हो गया, मेरा लाइबिलिटी डिक्रीज हो गया। और लाइबिलिटी डिक्रीज होने से कहां डालोगे? डेबिट में। यानी टू परचेज रिटर्न अकाउंट। कितना? 5,000। आगे, पे टू राकेश 20,000, राकेश को पेमेंट किए। अगर मैं राकेश जो कि मेरा क्रेडिटर था उसको मैं पेमेंट कर रहा हूं, मेरा उधारी कम हो रहा है। अगर मैंने किसी से 10,000 का माल उधार में लिया है और मैंने उसको 7,000 पेमेंट कर दिया, तो मेरा उधारी बढ़ गया ना, उधारी कम हो गया? उधारी कम हो गया, लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई। तो राकेश को मैंने कितना पेमेंट किया? 20,000। तो मेरा उधारी, मेरा लाइबिलिटी डिक्रीज हो गया, और डिक्रीज होगा तो डेबिट में। टू कैश, क्योंकि राकेश का बना रहे हो तो राकेश का नाम नहीं लिखोगे। कितना पेमेंट किए? 20,000। आगे, परचेज गुड्स फ्रॉम राकेश, फिर से राकेश से उधार में माल खरीदे। कितना? 10,000। उधारी फिर से बढ़ गया, बाई परचेज अकाउंट। कितना उधार बढ़ गया? 10। 50 और 10 60। टू बैलेंस कैरीड डाउन। 60 में से 20 प्लस 5 25, 25 को 60 से माइनस किए 35। फिर यहां पे भी 60, और माइनस करके जो लिखते हैं उसको सीडी मतलब कैरीड डाउन, और इसी को आंसर कहते हैं। जो बैलेंस सीडी है वो इधर का क्या बन जाएगा? बैलेंस बीडी 35। इस क्वेश्चन में क्या डेट दिया हुआ था? एक बार चेक करना तो। डेट नहीं दिया है, ठीक है। ये हमने 11 में भी डेट दिया है? नहीं दिया। तो ये हम लोग का राकेश का टी शेप अकाउंट बन गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग टी शेप बनाएंगे डेटर यानी कि ब्रिज का। डेटर कौन होता है? जिसको उधार में माल बेचा जाता है। किसको बेचा गया है? ब्रिज को। ब्रिज जो कि है डेटर, और डेटर किस में आता है? एसेट। अब एसेट का टी शेप बनाना है। एसेट का रूल आप जानते हैं, डेबिट द इंक्रीज, डेबिट में इंक्रीज प्लस क्रेडिट द डिक्रीज में डिक्रीज माइनस। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। चलिए, सबसे पहले ब्रिज को सामान बेचे 25। तो ब्रिज को अगर सामान बेच रहे हैं तो मेरा जो एसेट है डेटर वो बढ़ जाएगा। क्यों? मैंने उसको उधार में माल बेचा है, कल को मुझे उससे 25,000 वसूलना है, उससे लेना है, तो मेरा एसेट बढ़ गया और इंक्रीज हो गया। तो कहां डालूंगा? डेबिट में। ब्रिज सेल्स, ब्रिज बना रहा हूं तो ब्रिज का नाम नहीं आएगा, क्या आएगा? सेल्स। खरीदते हैं तो परचेज, बेचते हैं तो सेल्स। कितना? 25। आगे, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रिज 10,000। ब्रिज से 10,000 कैश मिला।
तो मेरा जो वसूली था वो कम हो गया। क्यों? पहले मुझे ब्रिज से 25,000 वसूलना था। जैसे जब आप उधार में सामान खरीदते हो और जब आप पैसा पे करते हो, आपका लायबिलिटी डिक्रीज हो जाता है। उसी तरह जब आप उधार में माल सेल करते हो और जब आपको पैसा मिल जाता है तो आपका एसेट कम होता है। तो कितना मिल गया मुझे? 10,000। तो मेरा ब्रिज नाम का जो अकाउंट है वो डाउन हो जाएगा। पहले ब्रिज से 25,000 वसूलना था, अब उससे 10,000 मिल गया, तो ब्रिज का अकाउंट उतना डिक्रीज हो गया। और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट में। बाई कैश अकाउंट कितना? 10,000। डिस्काउंट अलाउड टू हिम, उसको 500 का डिस्काउंट दिए। तो जब उसको डिस्काउंट दे रहे हैं तो उतना वो और कम हो जाएगा अकाउंट, क्योंकि उसे उतना पैसा कम देना है और मेरा अकाउंट कम हो जाएगा ब्रिज से जो मेरा वसूलना है। अगर मैं ब्रिज को 500 का डिस्काउंट दे रहा हूं तो ब्रिज से जो मुझे वसूल करना था वो और डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज होने से क्रेडिट में। बाई डिस्काउंट अलाउड 500। आगे, गुड्स रिटर्न बाय ब्रिज, ब्रिज ने 5,000 का गुड्स रिटर्न कर दिया। सेल्स रिटर्न, तो मेरा एसेट और कम हो गया क्योंकि मेरे को उससे और कम पैसा मिलेगा, क्योंकि उसने 5,000 का सामान लौटा दिया। तो बाई सेल्स रिटर्न अकाउंट 5,000 खत्म हो गया। इधर का टोटल ज्यादा है 25, इधर का टोटल 15,500। 15,500 को इससे माइनस कर दो। बाई बैलेंस CD 9,500। फिर इधर भी 25, इधर भी 25। ये हमारा टी शेप बन गया ब्रिज का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लास्ट के क्वेश्चन में आ गए हैं, जिसमें हम प्रॉपर राइटर का टी शेप बना के खत्म कर देंगे इसको। लेसन ओवर ले लिए। एक क्वेश्चन और। अब हम इस लेसन के लास्ट पार्ट में आ गए हैं, जिसमें हमें प्रॉपर राइटर अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन नंबर 13। इसको बंद कर दे तो खत्म हो गया। निकाल। क्वेश्चन 13। प्रॉपर राइटर अकाउंट को आप कैपिटल अकाउंट भी कह सकते हो। और कैपिटल अकाउंट का रूल आपको पता है, मैंने लिख के दिया था। डेबिट क्रेडिट, इंक्रीज द क्रेडिट, यानी कि क्रेडिट में इंक्रीज प्लस डेबिट में डिक्रीज माइनस। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। कमेंस बिजनेस विथ कैश, बिजनेस शुरू किया कैश के साथ। मैंने बोला था बिजनेस शुरू करते हैं उसको कैपिटल कहते हैं, और बिजनेस शुरू करने से कैपिटल इंक्रीज होता है। इंक्रीज होगा तो कहां डालना है? क्रेडिट में। और कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं तो कैपिटल नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? कैश। बाई कैश अकाउंट कितना डाल देंगे उसमें? 2 लाख रुपीज। अगला नेट लॉस, लॉस दिया हुआ है क्वेश्चन में। लॉस होने से कैपिटल इंक्रीज नहीं होता, कैपिटल डिक्रीज होता है। तो डिक्रीज कहां डालना है? डेबिट में। 2 नेट लॉस, नेट लॉस में हमें डालना है 18,000। आगे ड्राइंग्स, ड्राइंग्स मैंने बोला था पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस से पैसा निकाल लेना। तो जब भी बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए ओनर पैसा निकाल लेगा तो कैपिटल कम होगा। बिजनेस शुरू करने से बिजनेस का कैपिटल इंक्रीज होता है, लेकिन ड्राइंग करने से बिजनेस का कैपिटल डिक्रीज होता है। और डिक्रीज होने से कहां डालेंगे? डेबिट में।
मैंने आपको बताया भी था ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होता है। टू ड्राइंग्स, कितना है ड्राइंग्स? 15,000। खत्म हो गया क्वेश्चन। क्रेडिट का टोटल ज्यादा है 2 लाख, डेबिट में 2, बैलेंस कैरीड डाउन। 18 और 15 33, 2 लाख से 33 माइनस 1,67,000। फिर यहां भी 2 लाख, यहां भी 2 लाख। फिर उसके बाद जो बैलेंस सीडी है वो बन जाएगा बैलेंस बीडी 167। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर से कैपिटल या प्रोपराइटर अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। क्रेडिट में इंक्रीज, क्रेडिट द इंक्रीज, डेबिट द डिक्रीज। बहुत आसान है, मैं बार बार बोल रहा हूं, मॉडर्न अप्रोच के रूल्स को याद कर लीजिए बस। फिर पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। चलिए शुरू करते हैं। फिर से स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। बिजनेस शुरू करने से कैपिटल इंक्रीज होता है, तो बाई कैश 45। इसके बाद विड्रू फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, यानी ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स क्या होता है, और इस बार डेट भी दिया है बच्चों, मैं इसमें डेट डालना भूल गया था, इसमें भी डेट दिया था। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल आपको डेट डाल देना है। जैसे पहले वाले में डेट था 1 अप्रैल, तो थोड़ा सा इधर लिख दीजिए इसको, 1 अप्रैल 2023 बाई कैश। और उसके बाद नेट लॉस का डेट था 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2024। ड्राइंग्स का भी डेट था 31 मार्च 2024। बैलेंस सीडी का डेट हमेशा उस साल का आखिरी महीना रहेगा। तो ये कौन सा महीना चल रहा है? मार्च, तो बैलेंस सीडी का भी डेट रहेगा 31 मार्च 2024। और बैलेंस बीडी में उस महीने के सक्सीडिंग मंथ, मार्च खत्म हो गया सीडी में, मार्च के बाद कौन सा महीना आता है? अप्रैल। तो बैलेंस बीडी में क्या डेट रहेगा? 1 अप्रैल 2024 बाई बैलेंस बीडी। हो गया। यहां पे भी सेम, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, यहां पे भी डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, सेम फॉर्मेट है, बस डेट डाल देना है। बिजनेस शुरू किया था 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 2023 बाई कैश। इसके बाद विड्रू फॉर पर्सनल यूज 10 मई 2023। पर्सनल यूज मतलब ड्राइंग्स, अपने खर्चे के लिए बिजनेस से पैसा निकाल लिया तो कैपिटल डिक्रीज हो गया। डिक्रीज मतलब डेबिट में। टू ड्राइंग्स अकाउंट कितना है? 10,000। इसके बाद फर्दर कैपिटल, याद करिए मैंने कैपिटल में डाला था फर्दर कैपिटल, बिजनेस में और पैसा डाल रहा है तो कैपिटल इंक्रीज हो गया। और डेट क्या है उसका? 15 जुलाई, 15 जुलाई 2023 बाई कैश। एडिशनल कैपिटल बिजनेस में डाला, कितना डाला? 55,000। उसके बाद इनकम टैक्स पेड, ध्यान रखिएगा टैक्स में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। टैक्स पेड बिजनेस का होता है, इनकम टैक्स ओनर का पर्सनल होता है। फिर रिपीट कर रहा हूं,
सिर्फ अगर टैक्स पेड लिखा है तो वो बिजनेस का है, लेकिन अगर इनकम टैक्स लिखा है तो वो ओनर का पर्सनल है। यहां पे इनकम टैक्स लिखा है मतलब पर्सनल, और पर्सनल को ड्राइंग्स कहते हैं। तो यहां पे टू ड्राइंग्स, क्योंकि जब आप ड्राइंग्स करते हैं तो कैपिटल डिक्रीज हो जाता है। अगर टैक्स होता तो ड्राइंग्स की जगह क्या लिखता, टैक्स। 5000 30 नवंबर 2023 5000। इसमें आगे है प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च। प्रॉफिट, प्रॉफिट होने से कैपिटल इंक्रीज होता है। तो 31 मार्च 2023 बाई पीएल अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट। प्रॉफिट क्रेडिट में आता है और लॉस होता तो डेबिट में, क्योंकि कैपिटल डाउन हो जाता, डिक्रीज हो जाता। कितना प्रॉफिट हुआ है, 30,000। खत्म हो गया क्वेश्चन। क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, 130 है क्रेडिट का टोटल। 130 से इसको माइनस करिए और डेट क्या रहेगा, बोला था 31 मार्च। क्यों 31 मार्च, क्योंकि हमारा पता है अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च, इसीलिए साल शुरू होगा अप्रैल में, खत्म होगा मार्च में। अब देख सकते हैं यहां पे भी बिजनेस का स्टार्टिंग अप्रैल, बैलेंस सीडी मार्च। तो टू बैलेंस सीडी 10 और 5 15, 15 इससे माइनस हो गया 1,15,000, फिर इधर भी 130। और जैसा कि इस साल सीडी है तो मार्च के बाद अगला महीना कौन सा आता है, 1 अप्रैल 2024 बाई बैलेंस बीडी 1,50,000। इस तरह से आपका 6 चैप्टर कंप्लीट होता है और मैंने आपको A to Z सारी चीजें बता दी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये लेसन अच्छे समझ आया हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। पूरे 11th की जर्नी के दौरान स्नेहपूर्ण शिक्षा आपके साथ है। हैव अ गुड डे।